हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं पंजाब विज्ञान के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 17 क्वेश्चन थे जो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं जो हमने सॉल्व कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे टोटल 17 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर चुका है, हम एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, बात करते हैं भाग बी की। ठीक है, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 24 नंबर के क्वेश्चन होंगे पूरे। ठीक है, इसकी भी हमने पूरी वीडियो बना के रखी हुई है। आप इसको चाहें तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर सी यानी भाग 3। ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें पूरे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, और ये 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगे दिए गए फ्लास्क में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखें, उत्पन्न हो रही गैस का नाम एवं गुण भी लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर, ये हमारा फ्लास्क है। ठीक है, फ्लास्क में दिया है ये कॉर्क है, कांच की नली। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड और ये जिस्ट यानी जिंक रखा हुआ है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, H2SO4 और जिस्ट का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखो, फ्लास्क में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि इसमें जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हमारे पास Zn है, जिंक प्लस H2SO4 है। जिंक क्या करेगा, H2O को विस्थापित कर देगा, यानी कि वो SO4 में से बाहर निकाल देगा और Zn खुद इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ZnS4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, दूसरे इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछा है कि इसके लिए रासायनिक समीकरण, ये तो हो गया, हमें पहले बताना था कि इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक समीकरण बताना था। ये दो हमने कल बता दिया है। ठीक है, समीकरण भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, उत्पन्न हो रही, यहाँ लिखा है उत्पन्न हो रही गैस का नाम एवं एक गुण भी लिखें। ठीक है, तो उत्पन्न हो रही गैस यानी कि जो गैस बाहर निकल रही है, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन होगा। और गैस की बात करें तो H2 होता है हमारा गैस, तो H2 मतलब हाइड्रोजन। तो गैस निकलेगी इसमें, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यह पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो हमें बताना था कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है और पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, अगर बाहर निकलेगी तो पॉपअप की आवाज़ करके बाहर निकलेगी और आवाज़ करेगी। ठीक है, अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन, इसमें यानी कि केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, गुण की बात करें तो हमें हाइड्रोजन का एक गुण बताना है जो गैस निकला है, तो गुण क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रंगहीन होती है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह पॉप पॉप ध्वनि के साथ जलती है, एक गुण ये भी हो सकता है, और आपका एक एक्स्ट्रा गुण लिख दिया हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन तत्वों के नाम बताइए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है और इनका धातु व अधातु में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें जो आवर्त सारणी है उसमें हमें जो तीसरे आवर्त में है ना, उन धातुओं के नाम बताने हैं या फिर उन तत्वों के नाम बताने हैं और उनका धातु और अधातु में वर्गीकरण करें। ठीक है, देखते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में किस प्रकार का आबंध बनता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अणु में किस प्रकार का आबंध बनता है, चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाइट्रोजन में ट्रिपल यानी 3 सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, ये पहला बात है। ठीक है, दूसरी क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है। ठीक है, एक नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी आवरण में, ठीक है, एक नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी आवरण में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन होते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन को मिला के N2 बनता है, हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें लिखा है बाहरी, एक नाइट्रोजन परमाणु में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो दूसरे में भी 5 होंगे। ठीक है, इसे एक स्थिर ऑक्टेंट प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसको अपना ऑक्टेंट प्राप्त करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक, अगर मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेंट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 ऑक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरे नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए भी प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसलिए एक नाइट्रोजन परमाणु एक अन्य नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों को एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ के माध्यम से साझा करता है, यानी कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन करके ये एक ट्रिपल बॉन्ड का फिगर बनाता है। ठीक है, ये हो गया एक। अब इसके हम ऑक्टेंट पूरा करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके लिए हो गया ऑक्टेंट। इसके लिए देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस दोनों का ऑक्टेंट पूरा हो गया 3 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। ठीक है, आपस में देने के बाद यही जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
1 2 3 4 5, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड कैसे बनेगा, n, वो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक, इसको भी एक सह संयोजक, दूसरा सह संयोजक, तीसरा सह संयोजक, यानी कि 3 सह संयोजक हैं और n, ठीक है, यानी कि ये बनेगा हमारा फिगर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ताकि ऑक्टेन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया जा सके, यानी कि 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेंट 3 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद ऑक्टेन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक है। 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच एक संयोजक बंधन बनता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, देखो, ट्रिपल बॉन्ड n, ट्रिपल बॉन्ड n, ये हमारा एक अलग इलेक्ट्रॉन है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए n का एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या होती है 7, यानी कि 2 3, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 5, मतलब ये हो गए पूरे 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और n7 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 2 3 इसका भी होगा और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, और ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो इसका डायग्राम बनेगा, यानी फिगर बनेगा, इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। एक डॉट, 2 डॉट पीछे रहेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 डॉट, फिर नाइट्रोजन, फिर 1 2 डॉट, ठीक है। जिसको अगर बॉन्ड में अगर शो करना, यानी सह संयोजक आबंध में, तो नाइट्रोजन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन तत्वों के नाम बताइए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है और उनका धातु में व अधातु में वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी में हमें तीसरे नंबर के, आवर्त सारणी में नंबर के जो भी तत्व हैं उनके नाम बताने हैं और धातु और अधातु में वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। उन तत्वों के नाम जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में हैं उनका नाम निम्नलिखित है, हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, देखो, जो तीसरे पीरियड में होंगे, ठीक है, यानी पीरियड मतलब आवर्त सारणी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये जितने भी तत्व हैं ना, ये सारे तीसरे आवर्त सारणी में आते हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसका धातु और अधातु में वर्गीकरण भी करना है, ठीक है। तो देखो, जो सोडियम होता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये क्या होते हैं, तीनों धातु होते हैं इसमें, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये क्या होती हैं, हमारी गैसें होती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट का है, ठीक है, बी पार्ट। आवर्त सारणी के किस ओर आप धातुओं को पाते हैं, और तीसरा है आवर्त सारणी के किस ओर आप अधातु को पाते हैं, यानी कि हमारे पास जो आवर्त सारणी है उसके किस साइड में धातु पाए जाते हैं और किस साइड में अधातु पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसके लिए इसका मैंने आवर्त सारणी बनाया है यार, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कलर वाले जो भी एलिमेंट है ना, यानी तत्व हैं, ये सब मेटलॉइड है, यानी कि इसमें धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातु भी गुण होते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी हैं सारे धातु और धातु के दोनों गुण होते हैं। और जो राइट साइड में है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमाइड, जितने भी हैं सब ये यहाँ से हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब अधातु हैं, ये जितने भी हैं सारे अधातु के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और बाकी इस लाइन के बाद जितने इधर है ना लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो सारे हमारे धातु में आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, Ag, ठीक है, और जिंक ले लो, कैडमियम ले लो, कॉपर ले लो, निकल ले लो, कोबाल्ट ले लो, ये मैग्नीशियम, आयरन ले लो, देखो ये सारे हमारे धातुओं में, तो हमें भी पता है कि ये सब धातुएं होती हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। लार मतलब जो हमारे मुंह में जो सलाइवा निकलता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका है। आंसर है, उत्तर है, लार में लार एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम होता है, ठीक है। जो लार होता है ना, हमारे में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हम एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को चीनी में तोड़ता है, ठीक है, ये तोड़ना है, ठीक है। जो एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम है स्टार्च को चीनी में तोड़ता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में लार की निम्नलिखित कई कार्य हैं। पहले तो आप क्या लिखोगे कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखोगे जो प्रक्रिया होती है हमारे अंदर लार में पाचन में, मतलब क्या क्या भूमिका होती है उसको हम निम्नलिखित, मतलब उसके निम्नलिखित है, ठीक है। पहला पॉइंट है, इसका उपयोग मुंह को चिकनाई देने के लिए किया जाता है, ठीक है। लार का उपयोग किस लिए किया जाता है, मुंह को चिकनाई देने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। निगलने में मदद करता है, जैसे अगर हम कोई भोजन करते हैं ना, तो अगर हमारे मुंह में अगर लार ना बने ना, तो जो भोजन काफ़ी कठिनाई से अंदर जाता है, ठीक है। अगर वही लार होता है स्मूथली अंदर चला जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह दांतों को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने में मदद करता है, ठीक है। जो हमारे दांत होते हैं ना,
उनके बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी यह काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है यह भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, हार्मोन किसे कहते हैं? ठीक है, तो हार्मोन या ग्रंथिरस, देखो पहले तो क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आ सकता है, हार्मोन किसे कहते हैं, या तो ग्रंथिरस। ठीक है, हार्मोन को ग्रंथिरस भी कहते हैं या अंतःस्राव। ठीक है, हार्मोन क्या 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 बोल सकते हैं हम, हार्मोन, ग्रंथिरस तथा अंतःस्राव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, या तो ग्रंथिरस जटिल कार्बनिक पदार्थ है या फिर अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, ठीक है, देख लो, सॉरी, ठीक है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जो हमारे अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होती है उसको करने में सहायता करता है। वृद्धि यानी हमारे बढ़ने में सहायता करता है, हमारे अंगों को विकास करने में, विकास, वृद्धि या विकास, ठीक है, दोनों एक चीज़ है। प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है, यानी प्रजनन में भी जो हार्मोन्स होता है वो नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होती है। ठीक है, इसमें था इनकी हार्मोन्स जो है ना, हमें इनकी विशेषताएं बतानी। हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स को हम क्या क्या कहते हैं, हार्मोन्स भी कहते हैं, हार्मोन तो एक तो क्वेश्चन आ ही सकता है, अंतःस्राव या ग्रंथिरस भी कहते हैं। इनकी विशेषताएं, इसके मतलब विशेषता क्या हो सकती है। ठीक है, तो विशेषता देख लेते हैं इसका, ये थोड़ी सी लाइन रहेगी क्या, ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होती है। ठीक है, ये स्रावित मतलब बहती कहाँ से है, ग्रंथियों और कोशिकाओं से। ठीक है, कोशिकाओं और ग्रंथियों से बहती है। हार्मोन अपने उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति मतलब बनावट, जहाँ बनता है ना, ठीक है, हार्मोन अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करता है। ठीक है, जहाँ से बनता है ना वहाँ पे कार्य ना करके ये दूर की कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करता है, इसलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, हार्मोन को हम रासायनिक दूत भी कहते हैं। अब देखो इसकी विशेषता क्या होगी, विशेषता है ये बहुत कम मात्रा में हार्मोन उत्पन्न होते हैं और वे अपनी क्रिया के तुरंत बाद नष्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन्स होते हैं उत्पन्न होते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसको अगर हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ने लगे ना तो संभालना इनको बहुत ही मुश्किल होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन प्रोटीन, अमीनो एसिड या स्टेरॉइड हो सकते हैं। तो देखो हार्मोन क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है हार्मोन, अमीनो एसिड हो सकता है, ठीक है, और स्टेरॉइड भी हो सकता है हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर भी करना और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, हम पर देखेंगे टिंडल क्या होता है। जब किसी कोलाइड विलियन में जो कोई सॉल्यूशन है, विलियन है, वो काफ़ी गाढ़ा मात्रा में विलियन है। ठीक है, जैसे पानी के साथ कोई भी मान लो कोई भी चीज़ है जो गाढ़े के साथ मिला, जैसे दूध लो, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो दूध। ठीक है ना, दूध का तो अपना अलग होता ही है, साथ में पानी भी होता है। ठीक है, तो गाढ़े गाढ़े मात्रा में मिला होता है। ठीक है, तो जब किसी कोलाइड विलयन, ठीक है, में से किसी प्रकाश पुंज को, यानी प्रकाश को, यानी लाइट को पास किया जाए, प्रवाहित करने पर इसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइड विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसी परिगणना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहना ये कहना चाहता है कि अगर हम लाइट को किसी कोलाइड सॉल्यूशन से पास कराए ना, तो जो लाइट की जो दिशा होती है ना, या फिर लाइट जो जाने का जो मार्ग होता है, वो लाइट हमें उस कोलाइड सॉल्यूशन में दिखता है। ठीक है, इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी लाइट को देखने को प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं कोलाइड सॉल्यूशन में। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है, ये रहा हमारे पास, इसका डायग्राम भी है। ठीक है, देखो चित्र अनुसार हमें क्या लेना है, दो विलयन लेते हैं, एक साधारण विलयन मतलब पानी ले लो, या फिर पानी में नमक थोड़ा सा घोल दो, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, विलयन हो सकता है। ठीक है, और एक कोलाइड विलयन हम दूध ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दोनों विलयनों में से होकर एक तीव्र प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, तो हम देखते हैं कि साधारण विलयन में यह प्रकाश अदृश्य रहता है। ठीक है, अगर हम किसी प्रकाश को, जैसे ये लाइट है, यहाँ से लाइट गई, ये है साधारण विलयन। ठीक है, साधारण विलयन, और यह कोलाइड विलयन। ठीक है, अगर यहाँ से मैं लाइट को पास करूँ तो ये क्या होता है, यहाँ पे लाइट हमें नहीं दिखती। ठीक है, ये लाइट करने का शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगी, और यहाँ से लाइट जाके यहाँ पे जो लाइट लाइन बनी है ना, यह लाइट की दिशा, यानी कि हमें कोलाइड सॉल्यूशन में लाइट दिखती है। ठीक है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो आपको बस क्या, अगर आपको विस्तार से समझाना तो हम ऐसे दो सॉल्यूशन ले सकते हैं, एक विलयन साधारण का, एक कोलाइड विलयन, एक टॉर्च से हम ऐसा डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव हो गया। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, विद्युत धारा से पैदा होने वाले
से बचाव के उपयोग बताएं। ठीक है, जो विद्युत से धारा से पैदा होने जो संकट आते हैं ना, उनसे बचाव बताने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है, विद्युत धारा से पैदा होने वाले संकटों से बचाव के उपाय लिखो। ठीक है, विद्युत धारा से पैदा होने वाले संकटों से बचाव निम्नलिखित है। जब हम, पहला पॉइंट है, जब हम गीले हो तो किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, जब हम गीले हो, हमारा हाथ गीला हो, जब हम पानी में खड़े हो, तो भी हमें किसी बिजली उपकरण को, जो विद्युत उपकरण होते हैं, नहीं छूना चाहिए। हमें स्विच को भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, कुंजी का परीक्षण हर साल करना चाहिए। कुंजी मतलब जो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं ना, उसका जो परीक्षण हमेशा चेक कर लेना चाहिए, कि मतलब साल में एक बार या 2 बार चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हमें तार के आसपास पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तार की जो डोरी होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक में कभी गीले होने के कारण प्लास्टिक में कभी कभी करंट आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, हमें नीचे गिरी हुई किसी भी तार को नहीं छूना चाहिए जिसका सीधा संपर्क बिजली के खंभों से हो। यानी कि कोई तार नीचे गिरी और तार का एक सिरा बिजली के खंभों से मतलब लटका हुआ है, ठीक है, तो हमें वो तार को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, हमें किसी भी खंभों पर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी बिजली के खंभे होते हैं, हमें उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। भगवान का क्या भरोसा कब करंट मार दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपघटक क्या है। ठीक है, जीव मंडल में अपघटकों का क्या महत्व है। अब अपघटक देख लेते क्या होता है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों एवं जीव के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है, जो अपघटक वो सूक्ष्म जीव, यानी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो मृत पौधे या फिर मृत जो जीव होते हैं ना, उनके शरीर पर उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे ना, उनको खाना स्टार्ट करते हैं, यानी खत्म करना स्टार्ट करते हैं, तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। ठीक है, उनको खाने के बाद जो भी उनका रस, जो भी सरल पदार्थ जो बनते हैं, वो दोबारा फिर से हमारे धरती द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, या फिर उसके अंदर चला जाता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि इसकी क्या महत्व है जीव मंडल में। ठीक है, महत्व है, अपघटक जीव मृत पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को अपघटन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ चुका है। और नेक्स्ट लाइन है, तथा इस प्रकार वातावरण को स्वच्छ रखने का कार्य भी करते हैं। जैसे कोई अगर हमारी गली में कोई कुत्ता मर गया होता है ना, ठीक है, तो अगर वो कुछ बहुत दिन कोई नहीं उठाता, उसमें सड़ने करने लगते हैं ना, तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो उसको मतलब खाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे पूरा खा जाते हैं और पूरी तरह सफाई कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इसके कारण जो अपघटक होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, दूसरा है, अपघटक जीव मृत पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीरों में उपस्थित विभिन्न तत्वों को फिर से पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व पुनः प्राप्त हो जाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और यह मिट्टी बार बार फसलों को पोषण करती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर वो अपने पूरे शरीर को खा जाए, मरे हुए जीव या पौधों को, तो खाने के बाद जो भी शरीर होता है ना, जो भी इसका रस, जो भी पदार्थ बचता है, वो मिट्टी द्वारा शोषित कर लिया जाता है, और वही जो मिट्टी द्वारा जो शोषित होता है, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जिसके कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। ठीक है, और यह मिट्टी बार बार फसलों का पोषण करती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।